हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो देखते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। कितने सेक्शन है प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में? 19 सेक्शन। ऑप्शन नंबर 2, 19 सेक्शंस हैं। ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 एक्सटेंड्स टू द, इसका एक्सटेंड कहाँ तक है? तो होल ऑफ इंडिया। पहले ये जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन जैसे ही जेके एक्ट आया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसके बाद से ये पूरे होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल हो गया है। और कितने नंबर की एंट्री है? 42 नंबर की एंट्री है, ये मैंने यहाँ नोट किया हुआ है। ओके। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आफ्टर कन्विक्टिंग द एक्यूज्ड when he can be released by the court after admonition। ये क्या कह रहे हैं कि एक्यूज्ड को कन्विक्ट करने के बाद when can he be released by the court, कोर्ट के द्वारा उसको कब रिलीज किया जाता है? एडमोनिशन के बाद। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? देखिए कहाँ दिया गया है, ये सेक्शन 3 में बताया गया है। तो आंसर बता देती हूँ मैं आपको डायरेक्ट, या फिर पूरे ही देख लीजिए। 1 minute. When a person is found guilty of having committed an offence punishable under 379, section 380, section 381 और section 404 और 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड। ठीक है, देखिए 379 इसमें चोरी का है, 380 थेफ्ट इनटू, ये ड्वेलिंग हाउस में है ना, इस तरीके से अलग अलग उसके सेक्शंस दिए हुए हैं। ओके, है ना। अब ये देखिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड ऑप्शन, व्हेन एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 years, जो कि 2 साल से ज़्यादा की नहीं है। कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें कि 2 साल से ज़्यादा की ऑफेंस नहीं है, इम्प्रिजनमेंट नहीं है, या फाइन या बोथ अंडर द आईपीसी और एनी अदर लॉ। ठीक है। और थर्ड है, व्हेन द अक्यूज्ड इज ए फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। ठीक है, पहली बार उसको ऑफेंडर कन्विक्ट किया जा रहा है। तो इसमें हमारा आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। इन सारी ही कंडीशन में क्या है, उसको एडमोनिशन के बाद, धमकी देने के बाद रिलीज किया जा सकता है। जैसे देखिए सेक्शन 404 आईपीसी का है, उसमें डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है। और 420 किसका है? चीटिंग और डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग, ठीक है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, चीटिंग करना 420 में। तो ये सारे ऑफेंस ऐसे हैं जो कि 2 साल से कम के हैं। ठीक है। और इन सारे ऑफेंस को जब फर्स्ट टाइम कमिट किया जाता है तो ऐसे में एडमोनिशन के बाद छोड़ दिया जाता है। सेक्शंस आपको इसमें लर्न करने हैं, 379, 380, 381, 404 और 420। ठीक है, ये सारे सेक्शंस हैं। और ये कहाँ दिया हुआ है सारा? सेक्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, बिफोर रिलीजिंग द अक्यूज्ड ऑन एडमोनिशन ऑफ प्रोहिबिशन, what फैक्टर्स shall be considered by the court। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि एडमोनिशन अथवा प्रोहिबिशन पर एक्यूज को रिलीज करने से पहले कौन से फैक्टर्स कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस एंड नेचर ऑफ द ऑफेंस, कि केस के क्या फैक्ट्स हैं, क्या सर्कमस्टांसेज रही हैं और ऑफेंस किस नेचर का किया है। सेकंड है, एज एंड कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर। थर्ड है, ऑफेंडर इज ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ही इज एन अनएजुकेटेड पर्सन। और फोर्थ है, द ऑफेंडर इज एन इनफॉर्म, सिक और एजेड पर्सन। ठीक है, तो हमने ये देखा कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को अगर हम देखते हैं ना, तो उसमें ऐसी देखिए ये दो चीज़ें तो आपको मिलेंगी कि जब भी प्रोहिबिशन पर या एडमोनिशन पर रिलीज किया जाता है एक्यूज्ड को, तो क्या क्या चीज़ें देखी जाती है? फर्स्ट, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस देखी जाती है कि क्या केस के सर्कमस्टांसेस रहे हैं, किस टाइप के फैक्ट्स आए हैं और ऑफेंस किस नेचर का है। सेकंड, एज एंड कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर। ठीक है, ये SC/ST वाला प्रोविजन और इन्फॉर्म और सिक वाला हमें नहीं मिलेगा, तो हमारा आंसर होगा 5, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए
when any person is found guilty of having committed an offense not punishable with death or imprisonment for life। देखिए क्या करें कि जब कोई पर्सन को गिल्टी किया गया है ऐसे ऑफेंस के लिए जो कि उसने कमिट किया है जिसकी सज़ा डेथ या एलाई नहीं है, एंड द कोर्ट बाई विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी इज ऑफ ओपिनियन that having regard to the circumstances of the case including the nature of the offense and the character of the offender, it is expedient to release him on probation of good conduct, then notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may, instead of sentencing him at once to any punishment, direct that ठीक है कह रहे हैं जबकि कोई ऑफेंडर ने ऑफेंस किया है जो कि डेथ और एलाइक का नहीं है और उसमें एज देखी है, ऑफेंडर की करेक्टर देखा है, फैक्ट्स देखे गए हैं, सर्कमस्टांसेस देखी गई हैं, इन सब चीज़ों को देखने के बाद क्या लगता है कि जो भी कुछ हुआ है उसको सबको देखते हुए, गुड कंडक्ट को देखते हुए रिलीज करना उचित होगा, उसको प्रोबेशन पर रिलीज करना उचित होगा, किसको, ऑफेंडर को। ठीक है, तो ऐसे में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या उसको एट वंस उसको सज़ा दी जाए, तुरंत ही उसको सज़ा दे दी जाए, या क्या क्या पनिशमेंट उसके लिए डायरेक्ट होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट देखिए, द एक्यूज्ड बी रिलीज्ड ऑन हिज एंटरिंग इनटू ए बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज। सेकंड देखिए, कंडीशन ऑफ सच बॉन्ड शैल बी दैट एक्यूज्ड शैल अपीयर एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। थर्ड देखिए, द कोर्ट में डायरेक्ट द अक्यूज्ड शैल कीप द पीस एंड बी ऑफ गुड बिहेवियर ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। ठीक है, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जब भी प्रोबेशन पर छोड़ा जाता है तो क्या क्या चीज़ों का डायरेक्शन दिया जाता है। सबसे पहले उससे बॉन्ड भरवाया जाएगा। ठीक है, उसको कब रिलीज किया जाएगा, जबकि वो एक बॉन्ड भर दे विद और विदाउट श्योरिटीज। ठीक है, सेकंड, कंडीशन ऑफ सच बॉन्ड कि अक्यूज्ड को जब भी बुलाया जाएगा उसको कोर्ट में आना है। ठीक है, और ये बॉन्ड कितने टाइम का होता है, नॉट एक्सीडिंग 3 years, 3 साल तक का बॉन्ड हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं। ठीक है, और आगे कोर्ट क्या डायरेक्ट करेगा कि इन 3 साल के अंदर आपको प्रोविशन पर तो रिलीज किया जा रहा है लेकिन आपको शांति रखनी है, कीप द पीस, दंगे फसाद नहीं करने हैं, गुड बिहेवियर होना चाहिए आपका। ठीक है, ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, 3 years तक का बॉन्ड होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती है। तो हमारा आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है लेकिन चीज़ें क्लियर करते हुए आप अपने एमसी को सॉल्व करेंगे तो माइंड में सेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर फॉर रिलीजिंग द अक्यूज्ड ऑन प्रोविशन इफ देयर इज एनी रिपोर्ट ऑफ द कॉम्पिटेंट प्रोविशन ऑफिसर ऑन द फाइल ऑफ द कोर्ट। ये क्या कह रहे हैं, देखिए कि बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर, अक्यूज्ड को प्रोविशन पर रिलीज करने के लिए कोई ऑर्डर देने से पहले, ठीक है, इफ़ देयर इज एनी रिपोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट प्रोविशन ऑफिसर, मतलब जब भी प्रोविशन पर रिलीज किया जाता है उससे पहले कोई भी प्रोविशन ऑफिसर है, कॉम्पिटेंट प्रोविशन ऑफिसर है, उसकी अगर कोई रिपोर्ट है तो उसको देखा जाएगा। ठीक है, ऑन द फाइल ऑफ द कोर्ट, देखो द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन दैट रिपोर्ट, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड देखिए, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट टू टेक और नॉट टू टेक इनटू कंसिडरेशन दैट रिपोर्ट। ये क्या कह रहा है कि वो डिस्क्रेशन पे है कोर्ट के पे कि वो देखे, चाहे तो कंसीडर करे चाहे तो नहीं करे, तो ये तो गलत है। कॉम्पिटेंट प्रोविशन ऑफिसर अपॉइंट किया गया है उस पर्सन के लिए तो उसकी रिपोर्ट्स को कंसीडर करना जरूरी है। ठीक है, द कोर्ट शैल टेक, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा, कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन दैट रिपोर्ट। थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, द कोर्ट शैल नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन दैट रिपोर्ट बिकॉज कोर्ट डिड नॉट ऑर्डर द प्रोविशन ऑफिसर टू सबमिट सच रिपोर्ट रिलेटिंग टू द एक्यूज्ड। ये क्या कह रहे हैं कि कोर्ट इसलिए नहीं देखेगा क्योंकि कोर्ट ने उसको सबमिट करने को नहीं बोला प्रोविशन ऑफिसर को कि आप रिपोर्ट सबमिट करो, तो ऐसा नहीं है। प्रोविशन ऑफिसर को जो भी सर्कमस्टांसेस दिखेंगे, जो भी नए फैक्ट्स दिखेंगे, वो अपने आप से सबमिट करवाएगा। ठीक है, ये रीज़न नहीं हो सकता। आंसर तो हमारा आ ही गया, वो मैं आपको बता रही हूँ, बस ऑल ऑफ द अबव नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में रॉन्ग है दो। अमॉन्ग इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखिए कौन सा स्टेटमेंट
रॉन्ग है, रॉन्ग वाला देखना है आपको। ऑप्शन 1, व्हेन द कोर्ट ऑर्डर्स टू रिलीज द अक्यूज्ड ऑन प्रोबेशन then in the interest of the offender and of the public, if the court thinks it expedient, it may in addition pass a supervision order directing the offender to remain in supervision of probation officer। ये तो बिल्कुल सही है। ये क्या करें कि जब रिलीज करते हैं और ऐसे में अगर कोर्ट को लगे कि पब्लिक के इंटरेस्ट में या उस पर्सन के इंटरेस्ट में कि कोई सुपरविजन ऑफिसर अपॉइंट किया जाए जो उसको सुपरवाइज करे, कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी एक्टिविटीज़ को, तो किया जा सकता है। ठीक है। द टेन्योर ऑफ सच सुपरविजन शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर। कि ये जो सुपरविजन, अगर सुपरविजन ऑफिसर लगा दिया, ठीक है, सुपरविजन कर दिया उसके ऊपर, तो ये 1 साल से कम का नहीं होगा, नॉट बी लेस देन 1 ईयर। ठीक है। थर्ड देखिए, टेन्योर ऑफ सच सुपरविजन सेल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स। कि इस सुपरविजन का जो टाइम होगा वो 6 मंथ से कम का होगा, तो ये रॉन्ग है हमारा। ठीक है, क्योंकि सुपरविजन का वो टाइम है वो 1 ईयर तक का होता है, 1 साल तक उस पर सुपरवाइज किया जाएगा। फोर्थ देखिए, द कोर्ट मेकिंग सुपरविजन ऑर्डर शैल रिक्वायर द ऑफेंडर बिफोर ही इज रिलीज्ड to enter into a bond with or without sureties to observe such additional conditions with respect to residence, abstention from intoxicants, etc., as the court may, having regard to the particular circumstances, consider fit to impose for preventing a repetition of the same offence or a commission of other offence by the offender। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं देखिए, मैं आपको समझा देती हूँ कि कोर्ट जब सुपरविजन ऑर्डर देखता है तो वो क्या देखता है कि उसको रिलीज करने से पहले उसको एक बॉन्ड भरवाएंगे विद और विदाउट श्योरिटीज, जिससे कि ये देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाता है वो कहाँ रहता है, वो कोई इंटॉक्सिकेंट टाइप का तो नहीं, मतलब कोई ऐसे ड्रग वगैरह तो नहीं ले रहा, कोई नशा तो नहीं कर रहा है। ठीक है, और किस सर्कमस्टांसेस में वो रह रहा है ना, कोई ऑफेंस जो उसने कहा किया है उसको दोबारा रिपीटेशन तो नहीं कर रहा, किस तरीके के लोगों से मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। तो हमारा ये कौन सा होगा, थर्ड होगा, जिसमें 6 मंथ का दिया हुआ है, क्योंकि सुपरविजन का जो टेन्योर है वो 1 साल तक का होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। In which acts benefit of releasing the accused on probation or admonition cannot be extended by the court। तो ये क्या करें, किस एक्ट में बेनिफिट ऑफ रिलीजिंग एक्यूज्ड को रिलीज करने का बेनिफिट ऑन प्रोबेशन और एडमोनिशन, ठीक है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तो देखिए, अंडर सेक्शन 43 ऑफ इंडियन डिफेंस एक्ट रेड विद इंडियन डिफेंस रूल्स 1962। सेकेंड है अंडर सेक्शन 33 ऑफ NDPS एक्ट 1985 इफ द अक्यूज्ड एज इज मोर देन 18 ईयर्स। थर्ड है अंडर सेक्शन 20AA ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 इफ द अक्यूज्ड एज इज मोर देन 18 ईयर्स। फोर्थ है अंडर सेक्शन 19 ऑफ शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 इफ द अक्यूज्ड एज इज मोर देन 18 ईयर्स। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वेदर रिलीजिंग ऑफ एन ऑफेंडर on probation or admonition by a court comes within the ambit of an honorable acquittal। ओके, ये क्या करें, जब भी कोर्ट के द्वारा किसी को प्रोबेशन या एडमोनिशन पर छोड़ा जाता है तो क्या ये ऑनरेबल एक्यूटल, मतलब सम्मान तरीके से उसको एक्यूट कर दिया, उस एम्बिट में आता है। तो क्या आंसर होगा इसका, नो। उसको ये तो माना जाएगा कि एक बार, मतलब ये उसके रिकॉर्ड में होगा कि एक बार इन्होंने कोई ऑफेंस किया था और इनको प्रोबेशन पर छोड़ा गया था या एडमोनिशन के बाद रिलीज किया गया था, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रहेंगी, तो इसको ऑनरेबल एक्यूटल नहीं माना जाएगा। दोबारा ऑफेंस करता है तो प्रोबेशन नहीं मिलेगा, इसलिए इसको ऑनरेबल एक्यूटल नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एन ऑफेंडर अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स may be given benefit of सेक्शन 3 और 4 ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। ये क्या करें कि कोई ऑफेंडर है जो 21 साल से नीचे है
उसको सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट दिया जा सकता है, ठीक है। व्हेन ही हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट फॉर द ऑफेंस पनिशेबल विद, जबकि उसने कौन सा ऑफेंस नहीं किया है, तो देखिए डेथ सेंटेंस, एलआई का और ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा देखिए, कोई पर्सन 21 साल से नीचे का है, ठीक है, और कोर्ट के द्वारा उसको कन्विक्ट किया गया है, मतलब कन्विक्ट किया जाना है लेकिन उसको कन्विक्ट नहीं किया गया, और सेक्शन 3 और 4 का यानी प्रोबेशन और एडमोनिशन का उसको बेनिफिट दिया गया है, तो किस केस में दिया जाएगा, जबकि उसने कौन कौन से ऑफेंसेस नहीं किए। तो देखिए फर्स्ट है डेथ सेंटेंस, क्या उसने किया है, नहीं, डेथ और एलआई के केस में तो होगा ही नहीं, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ है ये तो ख़त्म कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया, ये हमारे इंडिया में है ही नहीं, तो हमारा आंसर होगा 4th 1 और 2, डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑफेंस नहीं किया हो तो उसको सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट दिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए आप। अंडर सेक्शन 4 of aforesaid act, certain offenders may be released on probation by the court when they have not been convicted for the offense punishable with, ये क्या कह रहे हैं, जो सेक्शन 4 के अंडर कुछ ऑफेंडर्स को रिलीज किया जाता है, ठीक है, प्रोबेशन पर, when they have not been convicted, जबकि वो कन्विक्ट नहीं होते किस टाइप के ऑफेंस से, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर भी देखा था, देखिए फर्स्ट है डेथ सेंटेंस, सेकंड एलआई, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड, डेथ से और एलआई से, फिफ्थ ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अंडर सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ बॉन्ड्स टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द ऑफेंडर्स व्हेन दे आर रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन बाय द कोर्ट। ये क्या कह रहे हैं, अंडर सेक्शन 4 सेक्शन 4 कौन सा है, प्रोबेशन का है, इसमें मैक्सिमम पीरियड क्या है बॉन्ड का, ऑफेंडर के द्वारा बॉन्ड को एग्जीक्यूट किए जाने का मैक्सिमम पीरियड, जबकि उसको प्रोबेशन पर रिलीज किया जाता है, तो 3 ईयर्स का मैक्सिमम टाइम है बॉन्ड का, ठीक है। बॉन्ड का ड्यूरिंग पीरियड कितना है, 3 ईयर्स। अब क्वेश्चन नंबर 13, अंडर सेक्शन 6 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट relating to what subjects the court may call for the report of the offender from the probation officer। ये कह रहे हैं अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू व्हाट सब्जेक्ट्स, किस सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए कोर्ट में कॉल फॉर द रिपोर्ट ऑफ ऑफेंडर, ऑफेंडर की रिपोर्ट्स मंगवाएगी प्रोबेशन ऑफिसर से, जो ऑफेंडर की रिपोर्ट्स को मंगवाया जाता है, ठीक है, वो किन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग मंगवाया जाता है। तो देखिए फर्स्ट है कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर, सेकंड है फिजिकल कंडीशन ऑफ ऑफेंडर, मेंटल कंडीशन ऑफ ऑफेंडर, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो हर एक फैक्ट्स को जानने के लिए, ठीक है, आंसर हमारा होगा फोर्थ, कि एक तो क्या क्या है, ऑफेंडर का कैरेक्टर कैसा है, ऑफेंडर की फिजिकल कंडीशन कैसी है, और उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, सारे ही फैक्ट्स कोर्ट मंगवा सकती है अपने पास, ठीक है। हमारा आंसर होगा 4, सेक्शन 6 में ये कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, while releasing an offender on probation or admonition, whether some additional order against the offender may also be passed by the court। ये क्या कह रहे हैं कि जब ऑफेंडर को प्रोबेशन या एडमोनिशन पर रिलीज किया जाता है तो क्या कुछ एडिशनल ऑर्डर भी पास किए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा। तो देखिए फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ कंपनसेशन टू बी गिवन टू द इंजोर्ड और एग्रीव्ड पर्सन बाय द ऑफेंडर। देखिए एडिशनल ऑर्डर में क्या क्या हो सकता है कि ऑफेंडर के द्वारा कंपनसेशन दिया जाए एग्रीव्ड पार्टी को या इंजोर्ड पार्टी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग टू बी पेड बाय द ऑफेंडर, कि ये जो प्रोसीडिंग करने में, ट्रायल करने में जो कॉस्ट आई है वो ऑफेंडर पे करेगा। थर्ड देखिए ऑर्डर फॉर फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑफेंडर, अगर वो पे नहीं करता है तो ऑफेंडर की जो प्रॉपर्टी है ना उसको फोरफिट कर लिया जाए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ये है हमारा, तो हमारा फोरफीचर वाला हमारे पर नहीं है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड हमारा 4th नंबर का ऑप्शन होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो कंपनसेशन ऑर्डर कि वो कंपनसेशन दे एग्रीव्ड पर्सन को या इंजोर्ड को, और प्रोसीडिंग की कॉस्ट पे करे, ये दोनों चीज़ें इसमें आएंगी।
तो ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 5 में ये बताया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अंडर सेक्शन 5 ऑफ aforesaid एक्ट द अमाउंट ऑर्डर टू बी पेड एज कंपनसेशन and cost of proceedings by the offender may be recovered by the court according to section 386 and 387 CRPC। ये क्या करें कि जो सेक्शन 5 में जो अमाउंट ऑर्डर किया गया है कि पे किया जाए ऑफेंडर के द्वारा, क्या क्या, एक तो कंपनसेशन दिया जाए और प्रोसीडिंग की कॉस्ट दी जाए, तो वो कोर्ट कैसे रिकवर करेगी, तो सीआरपीसी के सेक्शन 386 और 387 के अकॉर्डिंग उसको रिकवर किया जाएगा। ठीक है, और किस रूप में, एज अ फाइन के रूप में उसको रिकवर किया जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट, एज ए फाइन रिकवर करेगी। क्वेश्चन नंबर 16। अमॉन्गेस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये देखना है। रिपोर्ट ऑफ प्रोविशन ऑफिसर शैल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, प्रोविशन ऑफिसर की रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल मानी जाती है। इफ़ द कोर्ट थिंक्स फिट, सब्सटेंस ऑफ सच रिपोर्ट मे बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफेंडर। यदि कोर्ट को ठीक लगता है तो इस रिपोर्ट के जो सब्सटेंस हैं वो ऑफेंडर को बताए जा सकते हैं। थर्ड देखिए, द कोर्ट मे गिव द ऑफेंडर अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसिंग एविडेंस ऑन द सब्जेक्ट रेलिवेंट टू सच रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट आई है उससे, उस सब्जेक्ट से रेलिवेंट एविडेंस को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है ऑफेंडर को कि तुम अपने आप को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि प्रोविशन ऑफिसर की रिपोर्ट के बारे में कहाँ बताया है हमें, सेक्शन नंबर 7 में। ठीक है, क्या क्या है, कॉन्फिडेंशियल होती है। ऑफेंडर को अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो कम्युनिकेट कर सकते हैं सब्सटेंस, रिपोर्ट के सब्सटेंस ऑफेंडर को बताए जा सकते हैं, और ऑफेंडर को अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है कि वो रिपोर्ट में जो सब्जेक्ट रेलिवेंट है उनके एविडेंस को प्रोड्यूस करें। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अमॉन्गेस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग देखना है हमको। ठीक है, देखिए, फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिम फंक्शंस ऑफिशियो the court is not empowered to vary the conditions of probation order passed under section 4 of the act। ये क्या कहते हैं, फंक्शंस ऑफिशियो के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कोर्ट एम्पावर्ड नहीं है कि वो कंडीशंस को वेरी करे जो कि सेक्शन 4 में दी गई है। ठीक है, ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर कंडीशंस फॉलो नहीं की जा रही हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, तो कंडीशंस को वेरी किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड देख लीजिए, कीपिंग इन व्यू इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड द पब्लिक द कोर्ट में वेरी द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय द ऑफेंडर एंड में ऑल्सो डिमिनिश ड्यूरेशन ऑफ प्रोबेशन। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि इंटरेस्ट को देखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट को या थोड़े इंटरेस्ट को देखते हुए कोर्ट के कंडीशंस को वेरी कर सकती है, बॉन्ड में जो भी कंडीशंस हैं, और प्रोविशन के पीरियड को भी कम कर सकती हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए, ड्यूरेशन ऑफ प्रोविशन शैल नॉट एक्सीड 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर। बिल्कुल सही, कि जो ओरिजिनल ऑर्डर है उससे 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा बॉन्ड का टाइम, बॉन्ड का जो ड्यूरेशन है वो 3 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता। फोर्थ देखिए, नो सच वेरिएशन ऑफ द कंडीशंस ऑफ बॉन्ड शैल बी मेड विदाउट गिविंग ऑफेंडर्स and the sureties mentioned in the bonds an opportunity of being heard। देखिए कह रहे हैं कि जब तक किसी भी स्थिति में जो ऑफेंडर है और ऑफेंडर का जो श्योरिटी है बॉन्ड की, जिसने श्योरिटी दी है, उनको जब तक कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियर ना मिले, उनको सुनने का अवसर ना दिया जाए, सुनने का मौका ना दिया जाए, जब तक आप कंडीशंस को वैरी नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ये सारा कहाँ दिया था, सेक्शन 8 में थी ये सारी बातें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ द कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव दैट ऑफेंडर हैज़ फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशंस ऑफ बॉन्ड्स एग्जीक्यूटेड बाय हिम इट में। देखिए, कोर्ट के पास यदि रीजन टू बिलीव है कि ऑफेंडर फेल हो चुका है जो बॉन्ड में कंडीशंस दी है उनको फॉलो करने में,
तो कोर्ट क्या करेगी? तो देखिए फर्स्ट है कॉल फॉर द ऑफेंडर थ्रू द वारंट ऑफ अरेस्ट, कि वो अरेस्ट वारंट निकालेगी कोर्ट और उसको बुलाएगी, ठीक है। सेकंड देखिए कॉल फॉर द श्योरिटीज ऑफ ऑफेंडर थ्रू द समन्स, समन्स के थ्रू ऑफेंडर की श्योरिटी को बुलाया जाएगा। थर्ड देखिए व्हेन द ऑफेंडर इज ब्रॉट और appears the court may either remand him to custody और grant him bail। जब ऑफेंडर को लाया जाता है या वो कोर्ट में अपियर होता है तो या तो उसकी कस्टडी रिमांड करेगी, है ना, कस्टडी पर उसका रिमांड करेगी और ग्रांट हिम बेल या फिर उसको बेल दे सकती है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये सारी ही चीज़ें हो सकती हैं, सेक्शन 9 में ये सारी बातें कही गई हैं। आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। If the court, after hearing the case, is satisfied that offender has failed to observe any of the conditions of the bond or bonds entered into by him, it may forthwith। देखिए यदि कोर्ट केस को सुनने के बाद ये सेटिस्फाई हो जाती है कि ऑफेंडर फेल हो गया है कंडीशंस को ऑब्जर्व करने में जो कि बॉन्ड में दी गई है, ठीक है, तो क्या करेगी? तो देखिए फर्स्ट है सेंटेंस हिम फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, इसको ओरिजिनल ऑफेंस की सज़ा दे देगी। सेकंड है वेयर द फेलियर इज फॉर द फर्स्ट टाइम देन विदाउट प्रेजुडिस टू द कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ द बॉन्ड इम्पोज अपॉन हिम ए पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़। यदि फेलियर मतलब बॉन्ड की कंडीशंस को फॉलो करने में अगर फेल हो जाता है बंदा और वो फर्स्ट टाइम किया है उसने, तो बॉन्ड को कंटिन्यू रखेगी और उस पर केवल 50 रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ऐसी पेनल्टी लगा देगी। थर्ड देखिए इफ़ द पेनल्टी इम्पोज्ड इज़ नॉट पेड विद इन सच पीरियड एज द कोर्ट में फिक्स, द कोर्ट में सेंटेंस द ऑफेंडर फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस। यदि पेनल्टी जो फिक्स की गई है वो ऑफेंडर नहीं पे करता है फिक्स टाइम में, ठीक है, तो वो क्या करेगी? ओरिजिनल ऑफेंस की सज़ा देगी, जो उसने ऑफेंस किया है उसके लिए उसको पनिश किया जाएगा। तो हमारा क्या होगा इसमें? आंसर 4 होगा। सारी ही कंडीशन इसमें सही है, ठीक है। क्या क्या करेगी? देखो एक तो ओरिजिनल ऑफेंस की सज़ा उसको दी जाएगी, ठीक है, और यह फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसको बॉन्ड को डिसकंटिन्यू नहीं करेगी, 50 रुपये की पेनल्टी लगा देगी। और फिर अगर उसने फिक्स टाइम के अंदर वो पेनल्टी नहीं दी, ऐसे में उसको ओरिजिनल जो ऑफेंस किया है उसकी सज़ा दी जाएगी, ठीक है। तो हमारे सारे ऑप्शन इसमें राइट है, 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 what remedy is available to the party aggrieved by the order or sentence passed under this act before the competent court or the high court। देखिए ये क्या कर रहे हैं कि जो प्रोविशन के केस में पूछ रहे हैं कि क्या रेमेडी अवेलेबल होती है एग्रीव्ड पार्टी के पास बाय द ऑर्डर और सेंटेंस पास्ड अंडर दिस एक्ट, कि इस एक्ट के अंदर जो ऑर्डर और सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, उससे अगर कोई पार्टी एग्रीव्ड है तो उसके पास क्या रेमेडी है कि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के बिफोर या हाई कोर्ट के पास क्या कर सकता है? ओनली अपील कर सकता है, ओनली रिवीजन, अपील और रिवीजन और रिट पिटिशन। तो अपील और रिवीजन दोनों में ही जा सकता है, अपील भी लगा सकता है और रिवीजन भी करवा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 अंडर सेक्शन 12 ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 a person found guilty of an offense and dealt with under the provision of section 3 or 4 shall blank attaching to a conviction of the offense। ये क्या करें कि सेक्शन 12 के अंदर यदि किसी पर्सन को ऑफेंस का गिल्टी पाया गया, ठीक है, और उसको डील किया गया सेक्शन 3 और 4 में, मतलब उसको कोई रिलीज करना है प्रोविशन पर या एडमोनिशन पर, ठीक है, तो अटैचिंग टू अ कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस के कन्विक्शन के साथ अटैच करते हुए क्या उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उसको सफ़र करना पड़ेगा, वो हर काम के लिए डिस्क्वालीफाई है। सेकंड नॉट सफ़र डिस्क्वालिफिकेशन। थर्ड है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन इट्स इंटरप्रिटेशन। थर्ड क्या कह रहे हैं कि इसके इंटरप्रिटेशन में ओपिनियन में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या होगा? नॉट सफ़र डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकता, गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकता, ऐसा नहीं, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा प्रोविशन या एडमोनिशन पर अगर उसको रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। नॉट सफ़र डिस्क्वालिफिकेशन
ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, नथिंग इन सेक्शन 12 ऑफ द अफोरसेड एक्ट शैल अप्लाई टू अ पर्सन who after his release under section 4 is subsequently, क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 12 में जो भी है ना वो किसी पर्सन पर अप्लाई नहीं होगा जो कि अंडर सेक्शन 4 मतलब प्रोविशन वाला, ठीक है, प्रोविशन के अंदर जब उसको रिलीज किया जाता है, इज सब्सिक्वेंटली सेंटेंस फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस गिवन बेनिफिट ऑफ प्रोविशन अगेन discharged from the original offense, acquitted from the original offense। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट, सेंटेंस्ड फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस। दोबारा से अच्छे से आपको क्लियर करती हूँ। सेक्शन 12 में देखिए क्या बात की गई है कि अगर कोई पर्सन गिल्टी पाया जाता है, ठीक है, किसी ऑफेंस का, तो वैसे तो क्या होता है कि उसको कन्विक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि वो आगे कई चीज़ों के लिए उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, आगे वो उन चीज़ों के लिए उसको क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाती। तो लेकिन ये क्या कहते हैं कि अगर उसको सेक्शन 3 और 4 के अंदर प्रोविशन और एडमोनिशन में के तहत उसको रिलीज कर दिया जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, ही शैल नॉट सफ़र डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसके आगे एक प्रोवाइजो दिया गया है, उसमें बात कही गई है कि अगर उसके बाद उसको दोबारा प्रोविशन पर या एडमोनिशन पर छोड़ने के बाद अगर किसी कारण से उसको ओरिजिनल ऑफेंस की सज़ा दी जाती है तो ऐसे में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। मतलब क्या अप्लाई नहीं होगा कि उसको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। उसको अगर ओरिजिनल ऑफेंस की सज़ा मिलती है, उसने अगर कोई बॉन्ड का ब्रीच किया है या कुछ ऐसी कंडीशन है, तो ऐसे में उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उसके बाद ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। तो इसलिए हमारा क्या था, देखिए मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन को। देखिए, नथिंग इन सेक्शन 12 ऑफ द अफोरसेड एक्ट शैल अप्लाई टू ए पर्सन हु आफ्टर हिज रिलीज, जो कि रिलीज होने के बाद अंडर सेक्शन 4 सब्सिक्वेंटली सेंटेंस फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, वो ओरिजिनल ऑफेंस के लिए उसको सज़ा दी जाती है, तो ऐसे में क्या होगा, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ए प्रोविशन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट shall be a person appointed to be a provision officer by the state government or recognized as such by the state government। ठीक है, मतलब कि क्या कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी और उसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है इस तरीके से। सेकंड ऑप्शन देखिए, ए पर्सन प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पज बाई ए सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब एक पर्सन जो कि इस पर्पज के लिए होता है वो सोसाइटी के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है, जो कि इस बिहाफ में रिकॉग्नाइज की जाती है कि प्रोविशन पर छोड़े गए बंदे इस सोसाइटी में रहेंगे, तो वहाँ से कोई ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। थर्ड देखिए, इन एनी एक्सेप्शनल केस एनी अदर पर्सन हु इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इज फिट टू एक्ट एज अ प्रोविशन ऑफिसर इन द स्पेशल सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस। कि अगर कोई एक्सेप्शनल केस है कि कोई प्रोविशन ऑफिसर ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में कोर्ट के ओपिनियन में यदि कोई बंदा फिट बैठता है एज अ प्रोविशन ऑफिसर, ठीक है, तो उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो क्या आंसर होगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है। और ये कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 13 में जाकर आप इसको चेक कीजिए, सेक्शन 13 में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, amongst the following statements which is the duty of the provision officers। ठीक है, प्रोविशन ऑफिसर्स की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। तो फर्स्ट देखिए, इंक्वायर इन अकॉर्डेंस विद एनी डायरेक्शंस ऑफ कोर्ट, कोर्ट के डायरेक्शंस के साथ इंक्वायरी करना, इनटू द सर्कमस्टांसेस और होम सराउंडिंग्स ऑफ एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस with a view to assist the court in determining the most suitable method of dealing with him and submit reports to the court। क्या कह रहा है कि कोर्ट के डायरेक्शन में रहते हुए इंक्वायरी करना कि जो ऑफेंडर है उसके होम सराउंडिंग कैसी है, उसके घर का माहौल कैसा है, किन परिस्थितियों में वो रहता है,
जिससे कि कोर्ट को एक असिस्टेंस मिले, हेल्प मिले डिटरमाइन करने में कि क्या किस सुटेबल तरीके से इस बंदे को डील किया जा सकता है, और सारी रिपोर्ट्स कोर्ट के सामने सबमिट करना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिए, सुपरवाइज प्रोबेशनर्स एंड अदर पर्सन्स प्लेस्ड अंडर हिज सुपरविजन एंड वेयर नेसेसरी एंडीवर टू फाइंड देम सुटेबल एम्प्लॉयमेंट। क्या बताया गया है कि प्रोबेशन पे जो छोड़े गए हैं प्रोबेशनर्स को और अदर पर्सन्स को जो कि उसके सुपरविजन में हैं, उन सबको सुपरवाइज करना। ठीक है, और उनके लिए सुटेबल एम्प्लॉयमेंट भी ढूंढने का प्रयास करना, ये सेकंड। थर्ड देखिए, एडवाइज करना, किनको, ऑफेंडर्स को एडवाइज करना और असिस्ट करना इन द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, कि वो कंपनसेशन का पेमेंट करें और कॉस्ट पे करें जो कि कोर्ट ने ऑर्डर की है। फोर्थ देखिए, एडवाइज एंड असिस्ट in such cases and in such manner as may be prescribed persons who have been released under section 4। ठीक है, पर्सन जिनको कि सेक्शन 4 यानी प्रोविशन के अंदर जिनको रिलीज किया गया है, उनको प्रिस्क्राइब्ड मैनर में और केसेस में उनको एडवाइज करना और असिस्ट करना और अदर ड्यूटीज़ परफॉर्म करना जो कि प्रिस्क्राइब की गई हैं। तो ये सारे वर्क क्या होता है, प्रोविशनल ऑफिसर के द्वारा किए जाते हैं। तो आंसर होगा हमारा 6। ठीक है, ये सब दिया गया है सेक्शन 14 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अमोंग इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग वाला में देखना है। प्रोबेशन ऑफिसर्स अपॉइंटेड इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 20 ऑफ आईपीसी। तो बिल्कुल सही है, आईपीसी का सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो जो प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है इस एक्ट में, प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में, उसको आईपीसी के सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग पब्लिक सर्वेंट के अकॉर्डिंग उस पब्लिक सर्वेंट के इक्वल उसको माना जाता है, उसको पब्लिक सर्वेंट माना जाता है आईपीसी के 21 के आधार पर। बिल्कुल सही बात है। देखिए सेकंड ऑप्शन, एपीलेट कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ रिवीजन may inflict punishments according to its own jurisdiction and power। ये कह रहे हैं कि जो एपीलेट कोर्ट या हाई कोर्ट है वो अपनी रिवीजन की पावर को एक्सरसाइज करते समय पनिशमेंट को इन्फ्लिक्ट कर सकती है अपने ज्यूरिसडिक्शन या पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, पनिशमेंट को इन्फ्लिक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, थर्ड देखिए, प्रोटेक्शन जुवेनाइल ऑफेंडर्स और बोरेस्टल स्कूल्स, मतलब इस एक्ट में जो भी कुछ दिया गया है वो अफेक्ट नहीं करेगा किस किस को, रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट 1897 को। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 5 का सब क्लॉज 2, और एनी लॉ इन फोर्स इन स्टेट, किसी स्टेट में कोई लॉ फोर्स में है रिलेटिंग टू जुवेनाइल ऑफेंडर्स और बोरेस्टल स्कूल्स, तो वो उनको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस, ये मेरा पार्ट 1 बनाया हुआ है। अब इसके आगे मैं पार्ट 2 लाऊंगी, तो यहीं तक मैं इस वीडियो को रखूँगी। 25 क्वेश्चंस है, इनको आराम से पढ़िए, समझिए। आपके एग्ज़ाम में, जिस भी एग्ज़ाम में ये एक्ट आता है, बहुत ही फ्रूटफुल आपके लिए रहेंगे। तो मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।